नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो उससे लगभग 1.5-2 महीने पहले ही मैंने आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3 वीडियो बनाए थे। 2 वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैटर था और एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर थे। तो आप इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो देख सकते हैं वहाँ से, और वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो पर मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई सा भी ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिस्ट्री नहीं आती हो, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री। और हिस्ट्री से संबंधित हमारे पास मैटर खूब होता है। बुक्स की बुक भरी होती है जिसमें इतिहास से संबंधित मैटर खूब भरा हुआ है। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने कम से कम शब्दों में इतिहास से संबंधित मैटर है वो आपके सामने रखूँगा। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिससे कम से कम शब्दों के अंदर आप उस विषय को अच्छे से समझ सकें। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास का जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आइए हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई, और वेदों की रचना किसके द्वारा की गई? आर्यों के द्वारा। अब देखिएगा, हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है इसके टाइम को। कब? एक तो पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। देखिए, इसके टाइम पीरियड का कालक्रम के बंटवारे का सबसे मुख्य कारण क्या है? 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई, और उस लोहे ने सब कुछ बदल के रख दिया। तो ये जो बदलाव का दौर है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता किसकी है? आर्यों की। और आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। जैसे सबसे पहले है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने यह कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा ने कहा है कि ये ब्रह्म ऋषि देश यहाँ के रहने वाले थे। और अविनाश चंद्र, इन्होंने इन्हें सब सेंद्र प्रदेश का माना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं। भारत से उत्तरी के जो देश हैं, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़ करके बाकी के जो स्थान हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं ऊपर वाले, ये आते हैं मध्य एशिया में। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। इसको याद कैसे करेंगे? मैक्स में क्या है? मैक्स मुलर में, और मध्य एशिया में मैम। इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं, मैम। मैक्स मुलर ने क्या कहा? मध्य एशिया से। तिलक ने उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब देखिए, तिलक ने कैसे याद करेंगे इसको? तिलक आप कहाँ पे लगाते हैं? माथे पे लगाते हैं हम। तिलक हम कहाँ पे लगाते हैं? माथे पे लगाते हैं। माथा कहाँ है? ऊपर की ओर, उत्तर, ऊपर। तो तिलक ने कहाँ से माना? उत्तर, उत्तरी ध्रुव। ऐसे याद कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने कहाँ से माना है? तिब्बत। और तिब्बत के एक प्रमुख नेता हैं दलाई लामा। दलाई लामा जो है वो किस चीज़ के लिए है? कि हमें जीव जंतुओं पर क्या रखनी चाहिए? दया। तो दया से क्या हो जाएगा? तिब्बत। गंगानाथ झा ने माना है ब्रह्म ऋषि देश। देखिए, इस मैप में जो गंगा और यमुना के जो मध्य का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता था ब्रह्म ऋषि देश। तो गंगा और यमुना का क्षेत्र गंगा से ही है, गंगा यमुना का क्षेत्र। कौन सा? ब्रह्म ऋषि देश। अविनाश चंद्र ने किसको माना है?
सप्तसैंधव प्रदेश को। अब देखिए विनाश, सप्तसैंधव से मतलब है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये रही। तो जब सिंधु और सहायक नदियाँ इतनी मिलेगी तो क्या आएगा? विनाश होगा। अविनाश, अविनाश से याद आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए 7 नदियाँ, सप्तसैंधव यानी जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। इस प्रकार से आप इसको मिलान कर सकते हैं। इनमें जो क्वेश्चन आता है वो मिलान करने वाले ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद में आते बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आप जान चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। देखिए 5 स्थिति थी। सबसे पहला राज्य या राष्ट्र, यह सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। जन यानी प्रांत, आज का जिसे आप राज्य कहते हैं, आप उस समय का इसको जन कह सकते हैं। और राष्ट्र से मतलब सेंटर से। विश, इसका प्रधान कहलाता था विशपति। ग्राम, ग्राम का प्रधान ग्रामणी। और कुल, परिवार या ग्रह, इसका प्रधान कहलाता कुलप या ग्रहपति। कुल या परिवार है वो सबसे छोटी इकाई थी इस राज्य व्यवस्था की भी। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों से मिलकर के बनता था विश, और कई विश से मिलकर के बनता था प्रांत। जैसे आज का जो राज्य है उसको कहते थे जन, इसका प्रमुख कहलाता था जनस्य गोपा या गोप। और सबसे बड़ी इकाई थी राज्य या राष्ट्र, जिसका प्रमुख राजा कहलाता था। इसके बाद में आता है कि जो राजा का प्रमुख सहयोगी है वो क्या कहलाता था? पुरोहित। राजा का राइट हैंड, आप कह सकते हैं कि राजा के बाद में सबसे प्रमुख स्थान भी किसका होता था? प्रमुख। और राजा का सबसे प्रमुख सहयोगी पुरोहित। जैसे विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, ये इस पुरोहित की श्रेणी में आते थे। उसके बाद अन्य मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्नी। नेक्स्ट पॉइंट, विद्वत, सभा और समिति, ये क्या है? देखिए विद्वत जो है ये बहुत मोस्ट है। ये प्राचीन जन प्रतिनिधित्व संस्था थी जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये प्राचीन नाम आपको इसके साथ मिलेगा, विद्वत के साथ, बाकियों में नहीं मिलेगा सभा और समिति में। ये एक प्राचीन जन प्रतिनिधित्व संस्था थी विद्वत। ये मोस्ट इसलिए है, उत्तर वैदिक काल में इस विद्वत का उल्लेख नहीं मिलता, वहाँ ये विद्वत संस्था गायब हो जाएगी। जबकि सभा और समिति, अब देखिए सभा जो है ये वरिष्ठ जनों की हुआ करती थी। जो भी सम्मानजनक और वरिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे वो आया करते थे इस सभा के अंदर। आप एक प्रकार से आज की जो राज्यसभा है वो समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि राज्यसभा में ज़्यादातर जो है वो वरिष्ठ व्यक्ति को ही लिया जाता है। और यही एक कारण है सबसे बड़ा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपने आज तक हमेशा पढ़ा होगा कि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है क्या? जबकि महत्वपूर्ण ज़्यादा लोकसभा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, उसको उच्च सदन इसलिए कहा जाता है राज्यसभा को क्योंकि उसमें वरिष्ठ, वृद्ध, सम्मानजनक इस प्रकार के जो व्यक्ति आते हैं, इसलिए उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो ये एक प्रकार का वो आप राज्यसभा ही समझिए। समिति ये समझिए एक प्रकार की लोकसभा। जो भी जनसाधारण है वो सभी इस समिति के अंतर्गत आया करते थे। क्या होता था इसमें? ये एक प्रकार की राजा के लिए परामर्शदात्री संस्था थी। राजा का निर्वाचन भी किया करती थी, राजा पर अंकुश लगाने का काम भी करती थी। एक प्रकार से वैधानिक संस्था थी जो राजा को नियंत्रण में रखती थी। तो इस प्रकार से समिति बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में हम बात करेंगे उस समय के आर्थिक स्थिति के बारे में। तो देखिए आर्थिक स्थिति के अंदर हम पढ़ते हैं कि वहाँ का प्रमुख व्यवसाय वगैरह क्या था। तो पशुपालन इनका सबसे मुख्य व्यवसाय था। लोहे की खोज इस समय तक हुई नहीं थी, तो ये पशु चारण किया करते थे, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे। यही वजह है कि ज़मीन का भी उस समय कोई महत्व नहीं था। इनके निवास में स्थिरता नहीं आई थी, एक जगह कोई फिक्स निवास स्थान नहीं था, क्योंकि पशुपालन पशुचारण करना है तो आपको नई नई जगह जाना पड़ेगा। उसके बाद में गाय और घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। गाय को अगण्य माना गया, यानी न मारने योग्य। उसके बाद में है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। लोहे के लिए एक वर्ड मिलता है शाम एस, और जो तांबा था उसके लिए क्या मिलता है? लोहा एस। कृषि लोकप्रिय नहीं थी, पशुचारण था, पशुपालन था। मुद्रा के रूप में गाय और निष्क यानी आभूषण का प्रयोग होता था। ये एक प्रकार का आभूषण था।
यानी वस्तु विनिमय विद्यमान था उसमें। मुद्रा के रूप में क्या था? वस्तु विनिमय। एक वस्तु देकर के और दूसरी वस्तु उसके बदले में प्राप्त करना, ये कहलाता है वस्तु विनिमय। तो ये इसके आर्थिक जीवन के, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में है। उसके बाद में देखिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक दशरागी युद्ध का वर्णन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। किस किस के मध्य? सुदास, जो भरतवंशी राजा थे सुदास, और 10 कबीलों 10 जनों के मध्य। देखिए इसका कारण क्या था कि सुदास जो है इनके पहले पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र। इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को हटा करके इनकी जगह इन वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इस बात से विश्वामित्र नाराज हो गए और इन 10 कबीलों का नेतृत्व किया विश्वामित्र ने, और सुदास की ओर से नेतृत्व किया वशिष्ठ ने। और किसको विजय प्राप्त हुई? वशिष्ठ को, यानी राजा सुदास को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। उसके बाद में हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति। देखिए उस समय जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन चारों में अगर शूद्र के अंदर एक ब्राह्मण की योग्यता है, ब्रह्म मतलब ज्ञान देने वाला, तो वो ब्राह्मण बन सकता था। अगर उसकी भुजाओं में बल है तो वो क्षत्रिय बन सकता था। अगर उसमें व्यापार करने की क्षमता है तो वो वैश्य बन सकता था। अगर ब्राह्मण के पुत्र में योग्यता नहीं है तो बाकियों की श्रेणी में आ जाता, शूद्र में आ जाएगा। ये सब चीज़ें अपना वर्ण अपने कर्मों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बदला जा सकता था। और देखिए प्रारंभ के अंदर 3 ही वर्ण का उल्लेख मिलता है हमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। पुरुष सूक्त में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में है, और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार प्रारंभ में 3 वर्ण का उल्लेख मिलता है और शूद्र का मिलता है बाद में उल्लेख। उसके बाद में है घरेलू दास प्रथा का भी प्रचलन था। सामाजिक स्थिति, जाति प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव, ये उस समय विद्यमान नहीं था। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय की जो स्थिति है वो एक प्रकार से बहुत अच्छी थी। ये कहते हैं कि इतिहासकार वैसे कहते हैं कि ये ज़्यादा कोई सभ्य समाज नहीं था। ये इनके 2 ही काम थे, युद्ध करना और पशुपालन करना। लेकिन उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, ऐसी सामाजिक स्थिति का माहौल तो आज भी नहीं बन पाया है जो इस समय था, क्योंकि उस समय कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई अस्पृश्यता नहीं थी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। तो ये स्थिति हमें आज भी नहीं मिल पाई है। उसके पश्चात महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। हालांकि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक समाज है, यहाँ पर एक पितृ सत्तात्मक था ये, लेकिन फिर भी महिलाओं का काफ़ी सम्मान था ऋग्वेदिक काल में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं द्वारा अनेक मंत्रों की रचना की गई थी, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, शिक्ता, ये अनेक महिलाएं थीं। और ऋग्वेद के अंदर एक विश्वपला नाम की महिला है, योद्धा के रूप में इनका वर्णन मिलता है कि ये महिला योद्धा थी। कौन? विश्वपला। उसके बाद में धार्मिक स्थिति का पढ़ते हैं तो यज्ञ, विधि, अनुष्ठान ये प्रमुख उसमें होते थे। और देवताओं में इंद्र इनके लिए मुख्य देवता थे। देखिए देवता क्या बना है? दिव्य धातु से बना है, जिससे भी हमें कुछ प्राप्त होता है हमने उसको देवता बना दिया। जैसे अग्नि है, वरुण है, तो सूर्य देवता है। इंद्र सबसे प्रिय और सबसे मुख्य देवता थे, युद्ध के देवता माने जाते थे। इसके बाद स्थान आता था अग्नि का और वरुण का। वरुण को ऋत का स्वामी माना जाता था। ऋत क्या था? ये दर्शन शास्त्र जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको ऋत मैंने पूरा पढ़ाया डिटेल में, कि यह जगत की एक प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप संचालित होता है। तो उस ऋत का स्वामी किसको माना गया है? ऋत का संरक्षक किसको माना गया है? वरुण को। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है। अब देखिए इस समय की राजनीतिक स्थिति क्या है? लोहे की खोज हो चुकी है, हम जानते हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास में यूपी के एटा जिले में इसका मिलता भी है हमें प्रमाण। राजनीतिक स्थिति क्या है कि राजा का पद जो है वो अब वंशानुगत हो गया। पहले गणतंत्रात्मक था, समिति है वो राजा का चुनाव किया करती थी, लेकिन अब यहाँ राजा का पद वंशानुगत हो चुका है। राजा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है और राजत्व का देवीय सिद्धांत लागू हो चुका है। राजत्व का देवीय सिद्धांत से मतलब है
राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ने शासन करने के लिए राजा को भेजा है। अब राजा की उपाधि है वो सम्राट विराट हो चुकी थी। नियमित सेना होने लगी, क्योंकि हथियार जब से लोहे की खोज हुई तब से क्या बनने लगे, हथियार बनने लगे। तो उसने नियमित सेना रखनी शुरू कर दी, नियमित कर लगाने शुरू कर दिए। विद्युत का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता। मंत्रियों की संख्या जो है वो 13 निश्चित हो गई। उसके बाद में आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोहे की खोज हो गई। इस वजह से व्यक्ति ने एक जगह रहना शुरू किया और हल बना बना के खूब कृषि शुरू की। तो कृषि यहाँ क्या हो गया, उसका मुख्य व्यवसाय हो गया। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था उसका मुख्य व्यवसाय, पशुपालन करना। साथ ही कृषि के विकास से, उसके बाद में देखिए कृषि के विकास से जो लघु उद्योग हैं उनका भी विकास प्रारंभ हो गया। सीमित स्तर पर अब व्यापार का भी प्रारंभ हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो देखिए जो कर्मकांड है वो अब और भी ज़्यादा जटिल हो चुके हैं। बलि है वो और भी ज़्यादा दी जाने लगी है। अब ऋत का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्रमुख देवताओं के रूप में अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सर्वोच्च ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो पहले कर्म पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, और इस समय अब जन्म पर आधारित हो चुकी है। दूसरा जो महिलाओं की स्थिति है उसमें भी गिरावट आना प्रारंभ हो गया है। उसके बाद में देखिए ऋग्वेद के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में चर्चा कर देना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में वो मिलता है सिंधु नदी का, नदियों के मामले में। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, दृष्टद्वती भी इसे कहते हैं। अब है सिंधु की कई सहायक नदियाँ हैं जिनके नाम आज के समय कुछ और है और ऋग्वेद में कुछ और मिलता है। जैसे सतलज नदी का नाम मिलता है शतुद्री। इसको याद कैसे करेंगे, सतलज में सत है, इसमें भी सत है, सत सतु, ऐसा मैचिंग कर सकते हैं आप। व्यास नदी, व्यास का है बिपाशा। रावी, रावी का है परुषणी नदी। कैसे याद करेंगे, रूषणी, इसमें क्या है परुषणी, रूसगी, रूसनी से याद कर लेना, रूस गई। रावी, रावी से राई, राई रूस गई, राई से रावी और रूस से परुषणी। झेलम, झेलम का वितस्ता। उसके पश्चात है चिनाब, चिनाब का नाम था अश्किनी। गग्गर का दृष्टद्वती और गंडक का सदानिरा। आप इसमें कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे गंडक है उसका काम क्या होता है, जैसे कुत्ता कहते हैं, कुत्ता होता है, उसका काम क्या है, वो सदा सबकी सुरक्षा करता है, सदा जागता रहता है। तो इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हैं उसकी। उसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु नदी का क्या नाम था, सिंध। गोमती का उल्लेख मिलता है गोमल के रूप में। स्वात नदी, स्वास्तु, अफगानिस्तान की है, स्वात घाटी भी है वहाँ। काबुल का कुभा, काबुल में, अफगानिस्तान में। गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात है हिमालय पर्वत की जो मूजवंत पर्वत चोटी का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। किसके रूप में, सोमरस की प्राप्ति के रूप में। तो ये था वैदिक काल। और हालांकि मैटर वैदिक काल का बहुत है, छोटे छोटे फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मैंने शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में जितना मैं इनको कम कर सकता था उतना करने की कोशिश की है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, बार बार देखें, और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं उनका अभ्यास करें। और नीचे बॉक्स में ज़रूर लिखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसी के आधार पर हम आगे की योजना बनाएंगे और इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।